नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवाओं की आपूर्ति का स्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी कि आपूर्ति की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए आपूर्ति के स्थान का ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। तो आपूर्तिकर्ता की स्थिति और आपूर्ति का स्थान, इन दोनों के आधार पर ही आपूर्ति की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। तो आपूर्तिकर्ता की स्थिति और आपूर्ति का स्थान के आधार पर ही हम निर्धारित करते हैं कि आपूर्ति अंतर्राज्यीय है या राज्य के भीतर की है। तो अगर आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान दोनों एक ही राज्य या एक ही संघ राज्य क्षेत्र के भीतर हो तो ऐसी आपूर्ति राज्य के भीतर आपूर्ति कहलाती है, और ऐसी आपूर्ति पर CGST और SGST या UTGST वसूल किया जाता है। अगर आपूर्तिकर्ता की स्थिति और आपूर्ति का स्थान दोनों अलग अलग राज्यों में हो, या फिर आपूर्तिकर्ता की स्थिति और आपूर्ति का स्थान दो अलग अलग संघ राज्य क्षेत्रों में हो, या फिर इनमें से एक किसी राज्य में हो और दूसरी किसी संघ राज्य क्षेत्र में हो, तो ऐसी स्थिति में जो आपूर्ति है वो अंतर्राज्यीय आपूर्ति मानी जाती है। और अंतर्राज्यीय आपूर्ति यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई पर IGST यानी एकीकृत माल एवं सेवा कर वसूल किया जाता है। तो कल हमने माल की आपूर्ति के संबंध में आपूर्ति का स्थान किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है उसकी बात की थी। तो माल की आपूर्ति यानी कि निर्यात एवं आयात के अतिरिक्त, तो जब माल की आपूर्ति की जाती है तो माल की आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता की स्थिति और आपूर्ति का स्थान, ये दोनों किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं। तो जब माल की आपूर्ति की जाती है और माल की आपूर्ति में अगर माल का गमन आवश्यक हो, जब माल की आपूर्ति की जाती है और माल का गमन आवश्यक हो यानी कि माल का मूवमेंट आवश्यक हो, आपूर्तिकर्ता के स्थान से प्राप्तकर्ता के स्थान तक माल का मूवमेंट करवाया जाना आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता की स्थिति वह स्थान होगा जहां आपूर्ति किए जाने वाला माल आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण में आपूर्ति के लिए तैयार हो। तो आपूर्तिकर्ता का स्थान वह स्थान माना जाएगा जहां आपूर्ति किए जाने वाला माल आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण में आपूर्ति के लिए तैयार हो। चाहे जो आपूर्तिकर्ता है उसने अपना रजिस्ट्रेशन माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत या फिर किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी अन्य स्थान पर ही क्यों ना करवाया हो, लेकिन माल का जहां गमन आवश्यक हो, ऐसी स्थिति में जो आपूर्तिकर्ता की स्थिति है वह स्थान माना जाएगा जहां आपूर्ति किया जाने वाला माल उसके नियंत्रण में हो और आपूर्ति के लिए तैयार हो। और आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी देने के लिए
माल का गमन समाप्त हो जाता है और आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी देने के लिए माल का गमन समाप्त हो जाता है। तो जहां पर माल का गमन आवश्यक हो वहां पर आपूर्ति का स्थान वह स्थान होता है जहां प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी मिल जाती है, यानी प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी देने के लिए माल का गमन समाप्त हो जाता है। यदि जयपुर से माल का गमन प्रारंभ हुआ और कोटा में प्राप्तकर्ता को सुपुर्दगी दे दी गई तो माल का गमन कोटा में समाप्त हो गया, तो कोटा जो कि राजस्थान में है वह पूर्ति का स्थान माना जाएगा। जहां माल का गमन आवश्यक हो वहां एक दूसरी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि जो माल का क्रेता है या फिर क्रेता के स्थान पर क्रेता का कोई प्रतिनिधि या कोई अन्य व्यक्ति माल के आपूर्तिकर्ता को माल के गमन से पूर्व या माल के गमन के दौरान यह निर्देश दे कि इस माल की सुपुर्दगी किसी अन्य व्यक्ति को कर दी जाए। तो ऐसी स्थिति में जब माल की सुपुर्दगी क्रेता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को की जाती है तो जो आपूर्ति की प्रकृति कैसे निर्धारित की जाती है और कर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, कर का प्रकार कैसे निर्धारित किया जाता है। तो इसके संबंध में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देखेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेंगे कि एक माल का आपूर्ति करता है अशोक। अशोक माल का आपूर्ति करता है और आपूर्तिकर्ता की जो स्थिति है माल एवं सेवाकर कानून के अंतर्गत वो है जयपुर। अलग अलग केस लिए हमने, अलग अलग परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों में जो माल का आपूर्तिकर्ता अशोक है उसकी स्थिति, उसका लोकेशन है जयपुर। फिर जो माल का क्रेता है बलवंत, माल का क्रेता बलवंत है, उसकी स्थिति पहली परिस्थिति में जयपुर है, दूसरी में हरियाणा है, तीसरी में उत्तर प्रदेश है और चौथी में दिल्ली है। ये अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग केसेज हमने लिए हैं। और क्रेता जो बलवंत है, बलवंत माल के आपूर्तिकर्ता अशोक को यह निर्देश देता है कि यह माल, अब यह निर्देश माल के गमन से पूर्व दिया जा सकता है या माल का गमन प्रारंभ होने के बाद माल के गमन के दौरान दिया जा सकता है। तो माल का क्रेता बलवंत अशोक को माल के गमन से पूर्व या माल के गमन के दौरान यह निर्देश देता है कि यह माल प्रकाश को सुपुर्द कर दिया जाए। और प्रकाश जो है माल का वास्तविक प्राप्त करता है और प्रकाश की भी स्थिति अलग अलग परिस्थितियों में दी गई है। तो हम पहली परिस्थिति की बात करते हैं कि जो माल का आपूर्ति करता है वो उसका स्थान, उसकी स्थिति है जयपुर। क्रेता है जो बलवंत, उसकी स्थिति भी जयपुर है और जो प्राप्त करता है प्रकाश, उसकी स्थिति भी जयपुर है। तो मान लेते हैं कि ये जयपुर है। जयपुर में यहां पर अशोक है, यहां बलवंत की स्थिति है और यहां पर प्रकाश की स्थिति है। तो जो बलवंत है, बलवंत अशोक को आदेश देता है माल खरीदने के संबंध में और अशोक के द्वारा माल का गमन प्रारंभ कर दिया जाता है। लेकिन बलवंत यह निर्देश देता है कि ये माल की सुपुर्दगी आप प्रकाश को दे दीजिए। तो अशोक के द्वारा माल की सुपुर्दगी प्रकाश को दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब तीसरे पक्षकार यानी कि जो क्रेता है या क्रेता के स्थान पर उसका प्रतिनिधि, उसके कहने पर अगर सुपुर्दगी अन्य व्यक्ति को दे दी जाती है तो जो क्रेता है वो माना गया प्राप्तकर्ता माना जाता है, डीम्ड रिसिपिएंट माना जाता है। तो ऐसा माना जाएगा कि जो अशोक है, अशोक ने माल की आपूर्ति बलवंत को ही की है। हालांकि वास्तविक आपूर्ति प्रकाश को की है बलवंत के निर्देश पर, लेकिन माना ऐसा जाएगा माल एवं सेवाकर कानून के अंतर्गत कि अशोक ने माल की आपूर्ति बलवंत को की है और यह प्रथम बिक्री, फर्स्ट सेल मानी जाती है। इसको हम प्रथम बिक्री कहते हैं। और फिर यह माना जाएगा कि जो बलवंत है, बलवंत ने माल की आपूर्ति प्रकाश को की। हालांकि बलवंत ने अशोक को निर्देश दिया था और माल की सुपुर्दगी प्रकाश को कर दी गई थी, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि पहले अशोक ने बलवंत को माल की सुपुर्दगी दी और फिर बलवंत ने माल की आपूर्ति प्रकाश को की और यह दूसरी बिक्री मानी जाती है। यह दूसरी बिक्री, सेकंड सेल मानी जाएगी।
तो अशोक ने बलवंत को आपूर्ति की है ऐसा माना जाएगा, और दोनों की स्थिति यानी कि आपूर्तिकर्ता की स्थिति और जो आपूर्ति का स्थान है वो जयपुर के अंदर ही है। ये जयपुर है, ये एरिया हमने जयपुर माना है, तो जयपुर के अंदर ही है यानी राजस्थान के अंदर ही है, राज्य के भीतर ही आपूर्ति की स्थिति और आपूर्तिकर्ता आपूर्ति का स्थान है। तो ऐसी स्थिति में यह राज्य के भीतर की आपूर्ति मानी जाएगी और इस पर जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। तो जो पहली स्थिति है, पहली स्थिति में नेचर ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति की जो प्रकृति है वह इंटरस्टेट मानी जाएगी और जो जीएसटी है वो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा। दूसरी परिस्थिति देखते हैं कि अशोक की स्थिति है जयपुर, क्रेता हरियाणा का रहने वाला है, बलवंत ये है जयपुर, अशोक की स्थिति, और जो क्रेता है बलवंत वह हरियाणा का रहने वाला है, हरियाणा उसकी स्थिति है। तो बलवंत ने हरियाणा से जयपुर के आपूर्तिकर्ता अशोक को आदेश दिया माल खरीदने के संबंध में। तो जब माल का गमन प्रारंभ होता है तो जो बलवंत है, बलवंत आपूर्तिकर्ता को अशोक को निर्देश देता है कि इस माल की सुपुर्दगी मध्य प्रदेश में प्रकाश को कर दी जाए। तो यह मध्य प्रदेश है, तो माल की आपूर्ति यहां कर दी जाती है। लेकिन माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत जो माल की आपूर्ति है वो हरियाणा में ही मानी जाएगी और जो हरियाणा में जो क्रेता है बलवंत वह डीम्ड रिसिपिएंट माना गया, प्राप्तकर्ता माना जाएगा। तो यह प्रथम बिक्री मानी जाएगी। हालांकि वास्तविक आपूर्ति जो की है वो मध्य प्रदेश को की गई है, लेकिन माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत यह आपूर्ति हरियाणा के बलवंत को की हुई मानी जाएगी और फिर हरियाणा के बलवंत द्वारा यह बिक्री दूसरी बिक्री मानी जाएगी मध्य प्रदेश के प्रकाश को। तो अशोक के द्वारा जो बिक्री की गई वह बिक्री यह इंट्रा स्टेट होगी और दूसरी बिक्री होगी, दूसरी परिस्थिति में बिक्री होगी, आपूर्ति होगी इंटर स्टेट, अंतर्राज्यीय, और इस पर आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। तीसरी परिस्थिति है अशोक की स्थिति है जयपुर, अशोक की स्थिति है जयपुर और जो बलवंत है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, बलवंत उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बलवंत और प्रकाश भी की स्थिति भी उत्तर प्रदेश है। तो बलवंत के द्वारा इसको आदेश दिया जाता है और जब माल का गमन प्रारंभ होता है तो बलवंत यह निर्देश देता है कि इसकी सुपुर्दगी प्रकाश को कर दी जाए। लेकिन वास्तविक आपूर्ति मानी जाएगी, वास्तविक आपूर्ति हालांकि प्रकाश को हुई है लेकिन मानी गई आपूर्ति मानी जाएगी बलवंत को। तो बलवंत जो है वो डीम्ड रिसिपिएंट माना जाएगा और बलवंत जहां निवास करता है, जहां बलवंत को आपूर्ति दी गई है वही पूर्ति का स्थान माना जाएगा। तो जयपुर से यह आपूर्ति उत्तर प्रदेश को मानी जाएगी और ऐसी आपूर्ति इंटर स्टेट सप्लाई, अंतर्राज्यीय आपूर्ति मानी जाएगी और इस पर आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। चौथी स्थिति है जो अशोक है, अशोक की स्थिति है जयपुर, ये है जयपुर, यहां पर अशोक की स्थिति है और दिल्ली, यहां बलवंत जो क्रेता है, क्रेता की स्थिति है दिल्ली। तो जो बलवंत है, बलवंत अशोक को आदेश देता है माल खरीदने के संबंध में और जैसे ही माल का गमन प्रारंभ होता है बलवंत यह निर्देश देता है कि इस माल की सुपुर्दगी, इस माल की ये जयपुर है। तो बलवंत आदेश देता है, निर्देश देता है अशोक को कि इस माल की सुपुर्दगी
कोटा के एक व्यापारी प्रकाश को कर दी जाए। और ये जो दोनों है ये राजस्थान के अंतर आते हैं, कोटा और जयपुर। तो बलवंत अशोक को आदेश देता है माल खरीदने के संबंध में, और जब माल की सुपुर्दगी प्रारंभ हो जाती है या माल की सुपुर्दगी से पूर्व बलवंत अशोक को यह निर्देश देता है कि इस माल की सुपुर्दगी कोटा के प्रकाश को कर दी जाए। तो ऐसी स्थिति में जो माल की मानी गई आपूर्ति है वह दिल्ली मानी जाएगी, यानी जो आपूर्ति का स्थान है वह है दिल्ली माना जाएगा। हालांकि जो वास्तविक आपूर्ति है वो कोटा में की गई है, जो कि राजस्थान के अंदर ही है। जयपुर से कोटा माल की वास्तविक आपूर्ति हुई है, जो कि राजस्थान के अंदर ही है, लेकिन यह राज्य के भीतर की आपूर्ति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत यह बिक्री बलवंत को की हुई मानी जाएगी। तो ऐसी आपूर्ति, जो आपूर्ति का स्थान है वो दिल्ली माना जाएगा, और ऐसी आपूर्ति इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी, अंतरराज्यीय आपूर्ति मानी जाएगी। हालांकि जो वास्तविक सप्लाई है वो जयपुर से कोटा हुई है एक ही राज्य के भीतर, लेकिन जो क्रेता है वो दिल्ली में निवास करता है, दिल्ली में उसकी स्थिति है, इसलिए जयपुर से दिल्ली आपूर्ति मानी जाएगी, आपूर्ति का स्थान दिल्ली माना जाएगा। इस वजह से जो यह इंटर स्टेट सप्लाई अंतरराज्यीय आपूर्ति मानी जाएगी, और इस पर IGST का भुगतान करना पड़ेगा। और बलवंत के द्वारा जो बिक्री की जाएगी, बलवंत जो प्रकाश को माल की आपूर्ति प्राप्त हुई है वह बलवंत के द्वारा की हुई बिक्री मानी जाएगी, दूसरी बिक्री सेकंड सेल मानी जाएगी, और बलवंत को भी ऐसी बिक्री पर IGST का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि माल की आपूर्ति दिल्ली से कोटा, जो कि राजस्थान में स्थित है, तो दिल्ली से कोटा मानी जाएगी, अंतरराज्यीय आपूर्ति मानी जाएगी, और इस पर बलवंत को IGST का भुगतान करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हमने माल की आपूर्ति, आयात और निर्यात के अतिरिक्त जब माल की आपूर्ति की जाती है तो किस प्रकार से आपूर्तिकर्ता की स्थिति निर्धारित की जाती है और किस प्रकार से पूर्ति का स्थान निर्धारित किया जाता है, ये हमने पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।